मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। सो अब रशिया में जो पावर है वो बोल्शेविक्स के हाथ में थी और बोल्शेविक्स पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे कि जो सोशलिज्म है उसे रशिया में इम्प्लीमेंट कर सकें। सो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से बोल्शेविक्स ने नए नए स्टेप्स जो हैं वो लिए ताकि वो इस सोशलिज्म को और बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक्स kept इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड। अब जो ये सिविल वॉर चल रहा था बोल्शेविक्स एंड नॉन बोल्शेविक्स के बीच में, इसके बीच में भी जो बोल्शेविक्स हैं उन्होंने इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स को नेशनलाइज्ड ही रखा। मतलब जो गवर्नमेंट है एक तरीके से वो इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स को कंट्रोल करेगी। They permitted peasants to cultivate the land that had been socialized। और बोल्शेविक्स ने क्या कहा पेजेंट्स को कि जो भी तुमने ज़मीनें हड़पी हैं, जो भी तुमने ज़मीनें नोबल्स से, ज़मींदारों से अपने कब्जे में ली हैं, तुम उस पर कल्टिवेशन कर सकते हो, तुम उस पर खेती कर सकते हो। Bolsheviks used confiscated land to demonstrate what collective work could be। बोल्शेविक्स ने क्या किया, जो कॉन्फिस्केटेड लैंड है, एक तरीके से जो हथियाई हुई ज़मीन है, जो पेजेंट्स ने ज़मीनें हथिया ली थी, तो उन कॉन्फिस्केटेड ज़मीनों को इस्तेमाल किया बोल्शेविक्स ने ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से कलेक्टिव वर्क जो है वो किया जा सकता है, कि कोई भी काम सब लोग साथ मिलके कैसे कर सकते हैं। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब बोल्शेविक्स ने क्या किया, एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब कि जो पूरी प्लानिंग है वो एक लेवल पे होगी, एक जो पूरा ग्रुप है मिलके वो प्लान करेगा कि आगे किस तरीके से रशिया में चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये जो प्लानिंग है उसे सेंट्रलाइज्ड कर दिया कि अलग अलग लेवल्स पे नहीं बल्कि सिर्फ एक जगह होगी, एक ऐसा ग्रुप होगा जो कि प्लानिंग करेगा। ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर अ 5 ईयर पीरियड। जो ऑफिसर्स हैं, जो मतलब एक तरीके से बोल्शेविक्स पार्टी में जो ऑफिसर्स वगैरह थे, उन्होंने ये एसेस किया कि जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से काम कर सकती है, जो रशियन इकोनॉमी है उसे किस तरीके से और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि वो वॉर से निकल के आई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो इन्वॉल्व थी, फिर सिविल वॉर वगैरह हो रहा है, तो कंटिन्यूसली इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा था। तो किस तरीके से उस इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जा सकता है, ये चीज़ ऑफिशियल्स जो है वो एसेस कर रहे थे। और उन्होंने एक 5 ईयर पीरियड का एक टारगेट सेट किया कि हम 5 सालों में ये चीज़ें अचीव करेंगे। तो 5 सालों के लिए उन्होंने कुछ टारगेट्स जो हैं वो सेट किए। ऑन दिस बेसिस दे मेड द 5 ईयर प्लान्स। और इनको क्या नाम दिया गया, 5 ईयर प्लान, कि हम 5 साल में ये चीज़ें करेंगे। उस पूरी प्लानिंग को नाम दिया गया 5 ईयर प्लान्स। The government fixed all prices to promote industrial growth during the first two plans, 1927 to 1932 and 1933 to 1938। पहले जो दो 5 ईयर प्लान्स थे जो कि इस पीरियड के बीच में हुए थे, तो इन दो 5 ईयर प्लान्स के बीच में क्या हुआ, जो बॉल्शेविक्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उसने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए सारे प्राइसेस को फिक्स कर दिया। कि मतलब हर चीज़ का प्राइस जो है उन्होंने फिक्स कर दिया कि दाल इतने की आएगी, चावल इतने के आएंगे, आपको पेंसिल लेनी है वो इतने की आएगी, तो चीज़ों को एकदम फिक्स कर दिया। नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके बेसिस पे प्राइस एडजस्ट होता रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। बट ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, चीज़ों के प्राइस जो है वो फिक्स कर दिए। अब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी, लोगों को पता होगा कि कितनी चीज़ पे कितने रुपए पे कितनी चीज़ जो है वो मिलेगी। तो इस तरीके से उन्होंने प्राइसेस जो है वो फिक्स कर दिए पहले दो प्लान्स के टाइम पे। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन्होंने की थी कि मतलब एक तरीके से एक सेंटर क्रिएट किया जो कि प्लानिंग करेगा, जैसे ये 5 ईयर प्लान जो है वो क्रिएट किए गए, इससे इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने मिली। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बिटवीन 1929 एंड 1933 बाय 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील। अब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी और 1929 से लेकर 1933 के बीच में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ी। और अगर हम बात करें ऑयल, कोल एंड स्टील की, इन चीज़ों की जो प्रोडक्शन है वो लगभग 100% बढ़ गई। मतलब मान लो पहले कोई चीज़ 1000 क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती थी, अब वो 100% बढ़ गई, मतलब अब वो 2000 चीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, डबल हो गया एक तरीके से प्रोडक्शन इन चीज़ों का। तो इन्हें अच्छी खासी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखने मिल रही थी। न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग। अब जो नई नई फैक्ट्री सिटीज़ हैं, नई सिटीज़ ऐसी उभर के आ रही थी जहाँ पे और ज़्यादा फैक्ट्रीज सेटअप हो रही थी।
तो इस तरीके से जो फैक्ट्री सिटीज़ हैं वो भी निकल के आ रही थी। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस। अब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो कंस्ट्रक्शन जो है वो होगा ही होगा, बिना मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट है कि बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन जो है वो होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा। तो अब बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बिल्डिंग्स ये सारी चीज़ें बन रही थी, बट बहुत ही तेज़ी से ये सब कुछ हो रहा था। और इसके कारण क्या था कि जो वर्कर्स हैं उन्हें प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस नहीं प्रोवाइड करी जा रही थी। In the city of Magnitogorsk, the construction of a steel plant was achieved in 3 years. जो मैग्नेटोगोर्स्क सिटी है उसमें क्या हुआ कि ये एक स्टील प्लांट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई थी। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स एंड द रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। जो वर्कर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जो मालिक है वो तो एक तरीके से कह रहा था कि सब काम जल्दी जल्दी करो, बट जो वर्कर्स हैं उनको बहुत ही मुश्किल आ रही थी। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि लगभग 550 स्टॉपेजेस हुई, मतलब लगभग 550 टाइम्स जो है वर्कर्स ने काम को रोक दिया, सिर्फ और सिर्फ पहले साल में ही। जो फर्स्ट ईयर था उसके अंदर अंदर ही 550 बार काम को रोका गया, वर्कर्स ने काम को रोक दिया। In living quarters in the winter time at 40 degrees below, people had to climb down from the fourth floor and dash across the street in order to go to toilet. अब लिविंग कंडीशंस इनकी बहुत ख़राब थी। जो वर्कर्स हैं उनके जो लिविंग क्वार्टर्स थे, मतलब जो रूम वगैरह फैक्ट्री ओनर्स ने वर्कर्स के रहने के लिए बनाए हुए थे, उनमें कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी। जो वर्कर्स थे उन्हें विंटर्स के टाइम में फोर्थ फ्लोर से नीचे उतर के आना पड़ता था, और उस टाइम पे जो सर्दी है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर होता था, तो मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी। ऐसी सर्दी में भी जो वर्कर्स हैं उन्हें फोर्थ फ्लोर से नीचे होत के और रोड वगैरह पार करके फिर उन्हें वॉशरूम जाना पड़ता था। An extended schooling system developed and arrangements were made for factory workers and peasants to enter universities. अब जो गवर्नमेंट है वो स्कूलिंग सिस्टम पे भी काम कर रही थी, तो जो स्कूलिंग सिस्टम है वो डेवलप किया गया, और जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, पेजेंट्स हैं, उनके लिए अरेंजमेंट किए गए ताकि वो भी यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल कर सकें, वो भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। Creches were established in factories for the children of women workers. जो क्रेचेज हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से ऐसा रूम बना दिया जहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं वो रह सकें। जैसे विमेन जब काम पे जाती हैं तो उनके साथ उनके बच्चे भी जाते हैं, तो उन बच्चों को क्रेचेज में रखा जाता है। एक तरीके से चाइल्ड केयर यूनिट आप समझ सकते हो। तो ये स्टैब्लिश की गई। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड। अब गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सस्ता हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके, कि अगर हॉस्पिटल वगैरह जाना है तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना हो। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स। जो लिविंग क्वार्टर्स हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट की गई वर्कर्स के रहने के लिए। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड। अब गवर्नमेंट एक तरीके से बहुत सारे स्टेप्स ले रही थी। उन्होंने इकोनॉमिक को इम्प्रूव करने के लिए, इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए उन्होंने 5 ईयर प्लान को स्टैब्लिश किया। जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं उनको इनकरेज किया, और स्कूल्स वगैरह इस्टेब्लिश किए, हेल्थ केयर को इम्प्रूव कर रहे थे। तो मतलब वो बहुत सारे स्टेप्स ले रहे थे कि जो लोग हैं उनकी लाइफ बेटर हो सके। बट इस सब का जो अफेक्ट है, इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अनइवन था, मतलब प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं देखने मिल रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की कमी थी। अब यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें ये समझाया गया है कि किस तरीके से सोशलिज्म के आने से, या फिर जो उन्होंने ज़मीन वगैरह जब्त कर ली थी उसके बाद किस तरीके से इन्होंने कल्टीवेशन, जो पेजेंट्स हैं उन्होंने कल्टीवेट किया। तो बोला है सोशलिस्ट कल्टीवेशन इन अ विलेज इन द यूक्रेन। तो यूक्रेन में, यूक्रेन उस टाइम पे रशिया का ही पार्ट था, यूएसएसआर का ही पार्ट था, तो उसमें सोशलिस्ट कल्टीवेशन कैसे की जाती थी। अ कम्यून वाज सेट अप यूजिंग 2 कॉन्फिस्केटेड फार्म्स एज अ बेस। तो उस विलेज में क्या किया गया, एक कम्यून सेटअप की गई। कम्यून क्या होता है, एक तरीके से ये वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो एक तरीके से एक फैमिली से बिलोंग नहीं करते, बट अलग अलग फैमिलीज के लोग मिलके एक साथ आते हैं और फिर कोई काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो एक कम्यून जो है एक तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आए, उन्होंने एक कम्यून सेटअप की, और किस बेसिस पे सेट की, उन्होंने दो जो कॉन्फिस्केटेड फार्म थे, मतलब जो जब्त किए हुए जो 2 फार्म थे, जो खेत थे, उनको जोड़ा, और उसके बेसिस पे उन्होंने कम्यून सेटअप की। द कम्यून कंसिस्टेड ऑफ 13 फैमिलीज विद अ टोटल ऑफ 70 पर्सन्स। इस कम्यून में 13 फैमिलीज एक साथ आई थी, 13 फैमिलीज ने मिलकर ये कम्यून बनाई थी, ये ग्रुप बनाया था। और इस 13 फैमिलीज के कम्यून में लगभग 70 लोग थे।
द फार्म टूल्स टेकन फ्रॉम द, और जो फार्म टूल्स हैं वो एक तरीके से, क्योंकि ये लोग सब मिलके काम कर रहे हैं तो किसी ने कोई चीज़ कंट्रीब्यूट कर दी, किसी ने फार्म टूल्स प्रोवाइड करा दिए, किसी ने कोई और मशीन प्रोवाइड करा दी, तो इस तरीके से काम हो रहा था। फार्म्स वर टर्न ओवर टू द कम्यून, जो फार्म है, जो खेत हैं, वो पूरे तरीके से कम्यून को दे दिए गए कि जो कम्यून है वो मिलके उस फार्म पे खेती करेगी। द मेंबर्स एट इन अ कम्युनल डाइनिंग हॉल एंड इनकम वाज डिवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनिज्म। जो मेंबर्स थे कम्यून के, मतलब ये जो 70 लोग थे, ये सारे मिलके एक कम्युनल डाइनिंग हॉल में खाना खाते थे। मतलब एक तरीके से अब ये फैमिली की तरह रह रहे थे कि ये जो 13 फैमिलीज मिलके अब ये एक फैमिली बन गई थी। ये 70 लोग जो हैं वो एक साथ मिलके कम्युनल हॉल में खाते थे। जो भी ये फार्म पे खेती करके जो भी उगता था, जो भी इनको पैसा आता था, उसको वो डिवाइड करते थे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनिज्म। इसका मतलब ये है कि जो भी पैसा आता था उसको वो लोगों की नीड के बेसिस पे डिवाइड करते थे, कि मतलब फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उसके बेसिस पे अगर किसी फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं तो उस फैमिली को ज़्यादा पैसा दे दिया जाएगा, अगर किसी में कम है तो किसी को कम पैसा दिया जाएगा। तो एक तरीके से उनकी ज़रूरतों के बेसिस पे उनको इनकम जो है वो डिवाइड की जाती थी। The entire proceeds of the members' labor as well as all dwellings and facilities belonging to the commune were shared by the commune members. अब जो भी कुछ ये लोग कमाते थे एक साथ मिलके उस कम्यून में, जो भी खेती करते थे, जो भी कमाते थे, वो जो भी लेबर होता था, मतलब वो लोग सब मिलके मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लोग वहाँ पे मस्ती कर रहे हैं और कुछ लोग ही सिर्फ ज़मीन पे मेहनत कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। सब लोग मिलके लेबर शेयर करते थे, जो भी वो लोग कमाते थे वो शेयर करते थे। तो बेसिकली इस पूरे कम्यून में जितने भी लोग हैं वो मिल के सब कुछ शेयर करते थे। इस तरीके से ये सोशलिस्ट कल्टीवेशन जो है वो होता था। अब यहाँ पे एक और सेक्शन जो है वो दिया हुआ है जिसमें एक तरीके से एक बच्चे की सिचुएशन को समझाया हुआ है कि किस तरीके से सोवियत में कुछ जो बच्चे थे उनकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब थी। डियर ग्रैंड फादर कैलिनिन, माई फैमिली इज़ लार्ज, देर आर 4 चिल्ड्रन। तो ये जो बच्चा है वो कैलिनिन को ग्रैंड फादर कह के बुलाते हैं। कैलिनिन जो है वो एक सोवियत के प्रेसिडेंट थे, और जो बच्चा है वो एक तरीके से उनको ग्रैंडफादर कह के एड्रेस करता है। तो वो कहता है कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, यहाँ पे 4 बच्चे हैं। वी डोंट हैव अ फादर, हमारे फादर जो है वो नहीं है, उनकी डेथ हो गई थी वर्कर्स के लिए लड़ते हुए। मतलब कि जैसे वर्कर्स की स्ट्राइक्स वगैरह हो रही थी, तो ऐसे वर्कर्स के लड़ते हुए उनकी फादर की डेथ हो गई थी। एंड माई मदर इज़ एलिंग, और उनकी मदर जो है वो बीमार हैं। आई वॉन्ट टू स्टडी वेरी मच, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ। बट आई कैन नॉट गो टू स्कूल, बट मैं स्कूल नहीं जा सकता। I had some old boots but they are completely torn and no one can mend them. मेरे पास कुछ बूट्स हैं, पुराने बूट्स हैं, बट वो पूरे तरीके से खराब हो चुके हैं और कोई भी उनको ठीक नहीं कर सकता। My mother is sick, we have no money and no bread. मेरी मम्मी जो है वो बीमार हैं और हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है, कुछ भी खाने के लिए नहीं है। But I want to study very much. बट मैं पढ़ना चाहता हूँ। There stands before us the task of studying, studying and studying. This is what Vladimir Ilyich Lenin said. तो वो बोलते हैं कि जो व्लादिमीर इलिच लेनिन है वो कहते हैं कि हम लोगों के लिए, मतलब बच्चों के पास सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का ही काम है, मतलब एक ही काम है, सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं। बट आई हैव टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल, बट मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है, मुझे स्कूल जो है वो बंद करना पड़ा। वी हैव नो रिलेटिव्स एंड देयर इज़ नो वन टू हेल्प अस, हमारा कोई भी रिलेटिव नहीं है और कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि हमारी हेल्प कर सके। इसीलिए मुझे काम पे जाना पड़ता है एक फैक्ट्री में, ताकि मेरी फैमिली जो है वो भूखी ना मरे। Dear grandfather, I'm 13, I study well and have no bad reports. I'm in class 5. तो जो बच्चा है वो बताता है कि मैं 13 साल का हूँ और मैं काफ़ी अच्छा पढ़ता हूँ, मेरी कोई भी बैड रिपोर्ट्स नहीं है, गंदे रिजल्ट्स नहीं आए हैं और मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। तो जो लेटर है वो 1933 में एक 13 ईयर ओल्ड वर्कर ने कैलेनिन को भेजा था, जो कि सोवियत के प्रेसिडेंट थे। तो इसमें बताया गया है कि कैसे किस तरीके से बच्चे जो हैं वो पढ़ना तो चाहते हैं, बट उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उनको स्कूल जो है वो छोड़ना पड़ रहा था और फैक्ट्रीज में काम करने के लिए जाना पड़ रहा था।